हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, एक महत्वपूर्ण इकाई है हमारे वृक्क की, यानी हमारे शरीर में एक प्रमुख अंग पाई जाती है जो उत्सर्जन की क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। वह अंग कहलाता है किडनी, यानी वृक्क। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि किडनी हमारे शरीर में एक जोड़े में यानी 2 की संख्या में पाई जाती है और यह हमारे रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड एक एक की संख्या में उपस्थित होती है और यह कमर के पास बैक साइड में पाई जाती है। तो बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के बारे में बतलाया था और आज के वीडियो में हम लोग वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम लोग आज स्टडी करेंगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन का कार्य क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तो बच्चों, नेफ्रॉन जो है एक प्रमुख इकाई है। किसकी इकाई है? यह वृक्क की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। ठीक है। तो बच्चों, यह वृक्क की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई है, यानी यह किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल को हम लोग कहते हैं क्रियात्मक और स्ट्रक्चरल को कहते हैं रचनात्मक। तो बच्चों, हमारे शरीर के अंदर जो किडनी पाई जाती है, यह किडनी हमारे शरीर में कैसा होता है मैंने आपको बतलाया भी है। और जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि यह सेम के बीज के आकार का होता है और इसे हम लोग वृक्क कहते हैं। यह हमारे शरीर का प्रमुख उत्सर्जन अंग है, प्रमुख एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और यह एक जोड़े में पाई जाती है। वृक्क के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। इस वृक्क के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है और यह एड्रिनल ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे हम इंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। तो हम लोग इसकी चर्चा अलग से करेंगे क्योंकि आपको अंतःस्रावी ग्रंथि अलग से स्टडी करनी भी है। ठीक है बच्चों। तो हम लोग अभी देखेंगे कि आखिर किडनी में जो नेफ्रॉन पाई जाती है इकाई के रूप में, उसकी रचना कैसी होती है, उसकी बनावट कैसी होती है और यह नेफ्रॉन कौन सा कार्य करता है। तो बच्चों, नेफ्रॉन का प्रमुख कार्य है रक्त को छानना और छानकर मूत्र यानी यूरिन का निर्माण करना। तो जैसा कि आप यह फिगर देख रहे हैं उत्सर्जन तंत्र का, यह हमारे शरीर का उत्सर्जन तंत्र है बच्चों। और इस उत्सर्जन तंत्र में जो किडनी है इसकी संख्या कुल 2 होती है, यानी एक जोड़े में पाई जाती है। दायां किडनी और बायां किडनी के रूप में यह पाया जाता है।
इस रचना को हम लोग बोलते हैं मूत्र वाहिनी, जिसे हम यूरेटर कहते हैं। इसे हम मूत्र वाहिनी के नाम से जानते हैं। और इस थैली को हम लोग कहते हैं मूत्राशय, यानी यूरिनरी ब्लैडर। मूत्राशय एक ऐसी थैली है जिसमें मूत्र एकत्रित होता है और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, तो इसको हम लोग मूत्र मार्ग लिख देते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसे हम लोग यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं। यानी वन पेयर्ड किडनी होती है हमारे शरीर के अंदर, और इस किडनी से निकलने वाली जो वाहिनी है, जो ट्यूब है, इसे हम मूत्र वाहिनी या मूत्र नलिका भी कहते हैं। और ये दोनों मूत्र नलिका या मूत्र वाहिनी ये एक ब्लैडर में खुलती है जिसे हम लोग मूत्राशय कहते हैं। और यह मूत्राशय एक कॉमन ट्यूब से बाहर निकलती है जिसे हम यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग कहते हैं। चूंकि बच्चों नर मनुष्य में शुक्राणु और यूरिन यानी मूत्र का परिवहन एक ही ट्यूब से होता है जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। तो इसी रास्ते से मूत्र भी बाहर निकलता है और इसी रास्ते से शुक्राणु भी, वीर्य भी बाहर निकलता है। तो चलिए हम लोग अभी एक ओवरव्यू देख लिए उत्सर्जन तंत्र का कि यह उत्सर्जन तंत्र कैसा होता है। हालांकि मैंने इसके बारे में अपने पिछले वीडियो में बतलाया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उत्सर्जन देखिएगा, उत्सर्जन चैप्टर देखिएगा, वहां पे 2 वीडियो पहले से अपलोडेड है, पब्लिश किया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं कि नेफ्रॉन कैसा होता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं और उसे ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों नेफ्रॉन के केस में एक कप जैसी रचना पाई जाती है। इस कप जैसी रचना को हम लोग बोमन संपुट कहते हैं। और इस बोमन संपुट में एक मोटी ट्यूब जैसी रचना पाई जाती है जिसे हम लोग अभिवाही धमनिका के नाम से जानते हैं। और यह अभिवाही धमनिका छोटी छोटी शिराओं में बट जाती है और बटने के बाद यह अपवाही धमनिका से के रूप में बाहर निकल जाती हैं। तो बच्चों नेफ्रॉन के अंदर बहुत सारी रचनाएं पाई जाती हैं और ये रचनाएं मूत्र के निर्माण में भागीदार होती हैं। मूत्र के निर्माण में ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेफ्रॉन कैसे हमारे रक्त को छानता है और छानने के बाद कैसे मूत्र में परिवर्तित होता है, उसको भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इस तरह से नेफ्रॉन पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग नेफ्रॉन की रचना को बनाएंगे। मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बनाया है। फिगर तो बहुत अच्छा बना नहीं है, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा। इस कप जैसी रचना को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बोमन संपुट। इस कप जैसी रचना को क्या बोलते हैं? बोमन संपुट। और इस बोमन संपुट के अंदर जो रचना पाई जाती है इसे हम लोग केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। याद रखिएगा, नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का जो डायग्राम है, वो इस तरह का पाया जाता है।
और सबसे पहली जो रचना है जो कप जैसी प्याली जैसी दिखती है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोमन संपुट यानी बोमन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। और इस कैप्सूल के अंदर, इस बोमन संपुट के अंदर केशिकाएं पाई जाती हैं और यह केशिकाएं केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहलाती हैं। बच्चों, ये जो आर्टेरियोल है, यह धमनिका है, ये मोटी होती है, इसका व्यास अधिक होता है, इसलिए इसका नाम जो है अभिवाही धमनिका कहलाता है। और ये जो पतली धमनिका यहाँ से निकली है, इसे अपवाही धमनिका भी कहते हैं। तो यहाँ हम लोग इसका नाम लिख देते हैं, अपवाही धमनिका। पतली वाली जो धमनिका है उसका नाम है अपवाही धमनिका। और जो मोटे नली की तरह दिखलाई देती हैं, जिनका व्यास अधिक होता है, उसको हम लोग अभिवाही धमनिका लिख देते हैं। यहाँ जगह काफ़ी कम है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, फिगर भी गंदा हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे कि इसे हम अभिवाही धमनिका कहते हैं और इसे अपवाही धमनिका कहते हैं। अभिवाही धमनिका वह धमनिका है जिसका व्यास अधिक होता है, जिसका डायमीटर अधिक होता है, और अपवाही धमनिका जिसका डायमीटर कम होता है, यानी यह पतली होती है ट्यूब और यह मोटी चौड़ी होती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहली जो रचना है आप जान लिए बोमन संपुट, और इस बोमन संपुट में केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस पाया जाता है। यहाँ पे एक कुंडलित रचना है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, है ना, समीपस्थ कुंडलित नलिका। याद कर लीजिएगा, समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी पीसीटी बोलते हैं इंग्लिश में इसे, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो आप चूंकि हिंदी मीडियम में पढ़ते हो तो इसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कह सकते हो। इस समीपस्थ कुंडलित नलिका से नीचे यह एक यू के आकार की ट्यूब जा रही है, इसे हम लोग हेनले की चाप या लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं हेनले की चाप। ठीक है बच्चों, तो हेनले की चाप हम लोगों ने इसका नाम दे दिया। इसके बाद यहां पे हेनले की चाप जो है बच्चों, यह आप देखिएगा कि हेनले की चाप जो है, हेनले की चाप में एक ऐसा लूप जो कि नीचे की ओर जा रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं अवरोही चाप। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवरोही चाप। चूंकि यह डाउनवर्ड है, नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए इसको अवरोही चाप बोलते हैं, डिसेंडिंग लूप बोलते हैं। और ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिरोही चाप, एसेंडिंग लूप बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे भी कुंडलित नलिका है, ये कई बार यहाँ पे क्वाइलिंग होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दूरस्थ, इसको हम लोग बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका। ठीक है, और इसे हम लोग कहते हैं संग्राहक नलिका। यहाँ पे स्पेस कम है तो हम लिख दे रहे हैं संग्राहक, यह संग्राहक नलिका है ना बच्चों। और ये संग्राहक नलिका आगे कहाँ जाएगी, ये मूत्र वाहिनी में खुलती है। ये कहाँ खुलती है, मूत्र वाहिनी में। तो बच्चों ये मूत्र वाहिनी कहाँ है, अभी आप यहाँ फिगर में देखिए कि यह मूत्र वाहिनी में खुलती है, इसका मतलब नेफ्रॉन इसी के अंदर पाया जाता है। और बच्चों इसी वृक्क के अंदर नेफ्रॉन पाया जाता है और संग्राहक नलिकाएं सब इसी में आकर खुलती हैं और इसमें मूत्र का निर्माण होता है।
वृक्क के अंदर मूत्र का निर्माण होता है और वह मूत्र इसी के रास्ते मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में मूत्र को एकत्रित करती है। तो बच्चों, ये जो नेफ्रॉन है इसकी संख्या कितनी होती है ये आपको जानना है। तो बच्चों, इस फिगर को मैं मिटा दे रहा हूं बच्चों। तो प्रत्येक वृक्क में जो नेफ्रॉन की संख्या है वह लगभग 10 लाख, लगभग कितना है बच्चों? लगभग 10 लाख के करीब है ना। तो हम लोग यहां लिख देंगे प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या, प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या लगभग कितना होता है? 10 लाख के बराबर, है ना। लगभग 10 लाख पाई जाती है। तो बच्चों, प्रत्येक वृक्क के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं और यह नेफ्रॉन क्या कहलाता है? यह वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाता है। वृक्क की क्रियात्मक या रचनात्मक इकाई कहलाता है, दोनों एक ही बात है। इसे आगे पीछे कभी भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, जब हम लोगों ने जान लिया कि वृक्क की यह क्रियात्मक इकाई है क्योंकि इसी के अंदर क्रिया होती है, और यही रचनात्मक इकाई भी है क्योंकि वृक्क इन्हीं छोटी छोटी ट्यूब से मिलकर बनी है जिसकी संख्या करीब करीब 10 लाख है। तो इतनी संख्या इस किडनी के अंदर है और यह मूत्र को छानती है, यह ब्लड को छानती है, रक्त को छानने का काम करती हैं और उस रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करती हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि उत्सर्जन की क्रिया ऐसी क्रिया है जिससे हमारे रक्त में उपस्थित जितने भी उत्सर्जी पदार्थ हैं, जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं, उनको शरीर से निकालना बहुत ही नितांत, बहुत ही आवश्यक कार्य है। और इस कार्य को करने के लिए हमारे शरीर के अंदर वृक्क पाई जाती है। तो बच्चों, वृक्क की जानकारी आप मेरे चैनल पे उत्सर्जन चैप्टर में प्लेलिस्ट में जाकर वहां देख सकते हैं। वहां वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसकी रचना के बारे में पढ़ते हैं। एक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ले लिया कि नेफ्रॉन कैसा होता है, कितने इसमें भाग होते हैं, उसका हम लोग लिस्ट बनाएंगे और इसके कार्यों को समझेंगे। तो बच्चों, प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या लगभग 10 लाख पाई जाती है, ये आप लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग आगे लिखते हैं। आगे हम लोग नोट करेंगे कि वृक्क किन किन रचनाओं से मिलकर बना होता है, उसका एक लिस्ट तैयार कर लेंगे, है ना। तो हम लोग आगे लिखेंगे बच्चों आगे हम लोग लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे? आगे हम लोग लिखते हैं नेफ्रॉन निम्नलिखित रचनाओं से मिलकर बना होता है। नेफ्रॉन निम्नलिखित रचनाओं से मिलकर बना होता है ना। पहली जो रचना है उसे हम लोग ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ कहते हैं,
दूसरी जो रचना है उसे हम लोग बोमन संपुट, उसे हम लोग बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग कैप्सूल भी कहते हैं, बोमन कैप्सूल इंग्लिश में कहते हैं और संपुट हिंदी में। बच्चों तीसरी जो रचना है उसे हम लोग हेनले की चाँप कहते हैं, हेनले की चाँप। ठीक है, तो तीसरी रचना है हेनले की चाँप। मैंने यहाँ पे समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका को नहीं लिखा है, क्योंकि ये पूरा भाग जो है हेनले की चाँप कहलाता है इसके नीचे से, तो मैंने इसको छोड़ दिया है। चौथी जो रचना है उसे हम लोग संग्राहक नलिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संग्राहक नलिका। बच्चों ये आपके चैप्टर में बहुत डिटेल स्टडी नहीं करना है हम लोग को, है ना। आपका जो लेवल है क्लास 10th का उसी के हिसाब से हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये मोटा मोटी 4 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इस नेफ्रॉन में। पहला जो स्ट्रक्चर है उसे हम ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ कहते हैं। ये छोटे छोटे पतली केशिकाओं का गुच्छा होता है, बंच ऑफ कैपिलरीज होता है, और यह इस प्याली जैसी रचना में, इस कप जैसी रचना में पाई जाती है, जिसे हम बोमन संपुट कहते हैं। और इस दोनों रचनाओं को जब हम एक साथ मिलाएंगे, एक साथ कलेक्टिवली पुकारेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा मैल्पिगियन कोष। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम दोनों को सामूहिक रूप से क्या पुकारते हैं? मैल्पिगियन कोष के नाम से जानते हैं। मैल्पिगियन कोष यानी मैल्पिगियन कैप्सूल, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 रचनाएं आप लोगों ने देख लिया, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस नेफ्रॉन में, चूंकि फिल्ट्रेशन का काम यहीं पे होता है। तीसरा जो ये लूप है यू के आकार का, इस लूप को हम लोग बोलते हैं हेनले की चाँप। और चौथा है संग्राहक नलिका, जहां मूत्र एकत्रित होता है। यह नलिका मूत्र को संचित करती है और वहां से आगे मूत्र वाहिनी की ओर भेजती है। तो चलिए इसके कार्यों को हम लोग समझेंगे, और आप जल्दी से इस पार्ट को आप नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया है, अब हम लोग आगे स्टडी करते हैं और हम लोग इसके कार्यों को समझेंगे कि ये क्या करता है ना। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलो बच्चों अब देख लो, आप देखो ये जो केशिका गुच्छ है बच्चों, इसका व्यास बहुत ज़्यादा है और इसकी मोटाई अधिक है, व्यास ज़्यादा है, और इसमें रक्त प्रवाहित हो रहा है। बच्चों इस अभिवाही धमनिका का व्यास जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए ये काफ़ी मोटा होता है, चौड़ा होता है, और इसमें रक्त प्रवाहित होता है। और जैसे ही यह बोमन संपुट में प्रवेश करता है तो यह पतली पतली केशिकाओं में बट जाती हैं, और इस केशिका का नाम है केशिका गुच्छ, या इसे हम ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। तो बच्चों जब रक्त अत्यधिक दाब से इस केशिका गुच्छ में पहुंचता है तो इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पे इतना ज्यादा रक्त का दाब क्रिएट होता है कि इसमें से रक्त से कुछ विशेष प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, विशेष प्रकार के उत्सर्जित पदार्थ यहाँ छन जाते हैं, और उन उत्सर्जित पदार्थों के साथ साथ, उन अपशिष्ट पदार्थों के साथ साथ, उन हानिकारक पदार्थों के साथ साथ कुछ
उपयोगी पदार्थ भी छन जाते हैं। जैसे इसमें ग्लूकोज भी छन जाता है बच्चों, प्रोटीन या एमिनो एसिड भी छन जाता है, और बहुत सारे मिनरल्स भी रक्त के साथ यहाँ छन जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। तो बच्चों, हम सभी अपने शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों का ग्रहण करते हैं, पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं ताकि हमारे शरीर का वृद्धि और विकास हो। और बच्चों, जब मूत्र के साथ हमारे उपयोगी पदार्थ ही बाहर निकल जाएंगे, विशेषतः ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और विभिन्न प्रकार के खनिज लवण और साथ साथ अत्यधिक जल, तो उन सभी उपयोगी पदार्थों को हमारा शरीर उसे फिर से अवशोषित करता है। तो यहां भी मूत्र के निर्माण में बच्चों 3 क्रियाएं शामिल होती हैं। उन 3 क्रियाओं को हम लोग समझेंगे। पहली जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है बच्चों? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब ही होता है छानना, और अल्ट्रा लग गया तो महीन रूप से छानना। तो जैसे ही अपवाही धमनिका, जो कि चौड़ी नलिका है, मोटी व्यास वाली नलिका है, और यह केशिका गुच्छ के रूप में टूट जाती हैं और यह अपवाही धमनिका के रूप में निकलती हैं, तो यहाँ इतना ज़्यादा रक्त दाब, इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है कि हमारे उत्सर्जी पदार्थों के साथ साथ कुछ उपयोगी पदार्थ भी छन जाते हैं, और इस छने हुए भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग फिल्ट्रेट कहते हैं। उस छने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट कहते हैं। बच्चों, इस फिल्ट्रेट में मैंने अभी अभी बतलाया कि उपयोगी पदार्थ भी पाए जाते हैं, तो उनको फिर से इसी रक्त संचार में, फिर से इसी ब्लड सर्कुलेशन में भेजना नितांत आवश्यक है, वरना ये मूत्र के साथ हमारे शरीर से बाहर चले जाएंगे और ये कोई ना कोई बीमारी हमारे अंदर पैदा करेंगी। इसलिए इन उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है बच्चों। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट समीपस्थ नलिका के पास पहुंचता है, तो आवश्यक पदार्थ, उपयोगी पदार्थ पुनः रक्त संचार में विसरण की क्रिया द्वारा चले जाते हैं। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि ये जो अपवाही धमनिका निकल रही हैं और ये पूरा का पूरा जो लूप है, ये रक्त वाहिनियों के जाल में होता है। अगर हम यहाँ से जाल बना देंगे तो पूरा डायग्राम गंदा हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे नहीं होता, ये जाल के अंदर पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इनका क्या होता है? पुनः अवशोषण होता है इस खून की नलिका में, और इस रक्त की नलिकाओं में हमारे शरीर के उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, जैसे एमिनो अम्ल, जैसे विभिन्न प्रकार के खनिज लवण, ये पुनः हमारे शरीर में, हमारे रक्त संचार में चली जाती हैं, और जिस क्रिया से जाती हैं उस क्रिया को कहते हैं पुनः अवशोषण। इसको हम हटा दे रहे हैं। फिल्ट्रेट को आप जान गए कि छने हुए पदार्थ को क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो मूत्र निर्माण में जो दूसरी क्रिया है उसको बोलते हैं पुनः अवशोषण, यानी रीएब्जॉर्प्शन। पहला हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपने समझ लिया कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें रक्त बोमन संपुट के अंदर अत्यधिक रक्त दाब के कारण छनता है, और इस छने हुए पदार्थ को फिल्ट्रेट कहते हैं। हमने यहाँ फिल्ट्रेट लिखा था बच्चों, अभी मिटाया है, मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ
इस छने हुए पदार्थ को हम लोग फिल्ट्रेट कहते हैं और इस क्रिया को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। बच्चों, छनने की क्रिया में हमारे रक्त में उपस्थित रक्त कोशिकाएं नहीं छन पाती हैं और प्लाज्मा प्रोटीन जो है बड़े आकार के होते हैं वो नहीं छन पाते हैं। तो छोटे छोटे आकार के जो रासायनिक पदार्थ हैं वो छन जाते हैं, उपयोगी पदार्थ छन जाते हैं। उनका पुनः अवशोषण जरूरी है, इसलिए ये उपयोगी पदार्थ फिर से रक्त संचार में विसरण की क्रिया द्वारा, डिफ्यूजन की क्रिया द्वारा ये पुनः रक्त में, ब्लड में चले जाते हैं और उस तरह से हमारे उपयोगी पदार्थ हमारे शरीर से बाहर जाने से बच जाते हैं। तीसरी जो प्रक्रिया है मूत्र निर्माण में, उसे हम स्रावन या सिक्रीशन कहते हैं। पहला हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा हो गया पुनः अवशोषण और तीसरा हो गया स्रावन यानी सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब होता है बच्चों तरल पदार्थ का निकलना। तो ये जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन की जो अंदर की कोशिकाएं हैं बच्चों, आखिर ये ट्यूब है, नलिकाएं हैं, तो इसके अंदर कोशिका होगा ना, तो उन कोशिकाओं के अंदर जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं वो भी इसी नलिकाओं में छोड़ दिए जाते हैं। इनकी नलिकाओं में छोड़ने के कारण वो भी अपना उत्सर्जी पदार्थ इसमें छोड़ती हैं और इस प्रकार मूत्र का निर्माण होता है और यह डिसेंडिंग लूप से असेंडिंग लूप की ओर आती है, यानी अवरोही चाप से अधिरोही चाप की ओर चलती हैं और दूरस्थ कुंडलित नलिका में, जो हमारे शरीर के अंदर दूरस्थ कुंडलित नलिका में जो आवश्यक पदार्थ हैं जैसे जल, तो हमारा किडनी जो है जल का भी संतुलन करता है। हमारे वातावरण के अनुसार, हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अनुसार शरीर में जल की मात्रा का संतुलन भी आवश्यक है। तो अत्यधिक जल को यह संचित करता है, संरक्षित करता है। अगर मौसम शुष्क है तो ज्यादा से ज्यादा यह जल का पुनः अवशोषण करता है। अगर हमारे आसपास मौसम जो है बहुत ज्यादा ड्राई है बच्चों, जैसे समर सीजन में, गर्मियों में, तो मूत्र जो है गर्मियों में हम लोग बहुत कम मात्रा में और गाढ़ा करते हैं, है ना, जबकि जाड़े में हम लोग मूत्र बार बार करते हैं और उसका जो गाढ़ापन होता है वो कम हो जाता है। तो इस दूरस्थ कुंडलित नलिका में जल का पुनः अवशोषण होता है और इस प्रकार मूत्र के रूप में यह परिवर्तित होकर संग्राहक नलिका में एकत्रित होता है और इसके अगल बगल जो भी नेफ्रॉन होंगी उनकी शाखाएं संग्राहक नलिका में खुलती हैं और यह मूत्र वाहिनी से होकर, मूत्र मार्ग से होकर शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो आशा है बच्चों कि आप लोग फिगर को समझ गए होंगे, इसके कार्यों को समझ गए होंगे, है ना। तो बच्चों इसके बारे में हम लोग नोट्स भी आपको अवेलेबल कराएंगे। तो बच्चों आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर साइंसिया क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ इसका नोट्स आपको अवेलेबल होगा पीडीएफ फॉर्म में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्रिया में, इस क्रिया में मूत्र होता कैसा है, मूत्र में कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर जो प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो क्या हैं। तो बच्चों मूत्र यानी यूरिन, यह हल्का पीला रंग का होता है ना।
तो मूत्र हल्का पीला रंग का होता है, तो किसके कारण होता है? तो लिख देंगे यह यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण, यह यूरोक्रोम रंजक के कारण यह पीला यानी येलो कलर का दिखलाई पड़ता है, यह पीला दिखलाई पड़ता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है ना, कि पेशाब का रंग जो है पीला क्यों दिखता है। तो आप लिख देंगे यूरोक्रोम रंजक के कारण पेशाब जो है पीला दिखलाई पड़ता है। दूसरी बात यह है बच्चों कि इस यूरिन के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? तो इस यूरिन में जल पाए जाते हैं, इस यूरिन के अंदर सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और यह एक प्रकार का न्यूट्रल साल्ट है, उदासीन साल्ट है। और तीसरा जो भाग है, तीसरा जो पदार्थ है जो हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूरिया। और यूरिया हमारे शरीर का प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ है। हमारे शरीर का जो प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम यूरिया कहते हैं। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे शरीर का यूरिया ही कहलाता है। ठीक है, तो मूत्र का जो हल्का पीलापन है वह पीलापन यूरोक्रोम रंजक यानी यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। और यूरिन में जल की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, इसमें सोडियम क्लोराइड पाए जाते हैं, और यूरिया नामक प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। बच्चों, इसके साथ साथ बहुत ही अल्प मात्रा में यूरिक अम्ल भी बनता है, और यदि इन 3 पदार्थों के अलावा अगर इस मूत्र में उपयोगी पदार्थ पाए गए, जैसे ग्लूकोज या कोई रक्त की कोशिकाएं आती हैं, तो समझिए कि हमारे वृक्क के अंदर कुछ न कुछ डिजीज है, कुछ न कुछ बीमारी है, जो कि मूत्र के साथ ये प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ के साथ साथ वो बाहर निकल रहे हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूरिया जो प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ है वह कितनी मात्रा में पाया जाता है, तो इसको आप लिख लिए होंगे। तो बच्चों, यूरिया जो है हमारे शरीर का, हमारे मूत्र का प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ है, और यह उत्सर्जित पदार्थ कितनी मात्रा में होना चाहिए बच्चों? यूरिया जो है वह 100 ml में 30 मिलीग्राम होना चाहिए। यूरिया की जो मात्रा है वह 100 ml रक्त में, 100 मिलीलीटर ब्लड में 30 मिलीग्राम होता है। ठीक, दूसरा जो उत्सर्जित पदार्थ है जिसको हम लोग यूरिक अम्ल बोलते हैं, यह 100 ml में कितना होना चाहिए? ये 2 से 3 मिलीग्राम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये जो यूरिया है बच्चों, ये कैसे बनता है? यह प्रोटीन के टूटने से बनता है। हमारे शरीर के अंदर जो यूरिया है यह नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, और प्रोटीन में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। तो प्रोटीन के टूटने से, एमिनो एसिड के टूटने से यह यूरिया बनता है, और यह यूरिया हमारे शरीर का प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ है। 100 ml रक्त में 30 मिलीग्राम यूरिया पाया जाता है। दूसरा जो उत्सर्जित पदार्थ है जो कि बहुत अल्प मात्रा में होता है, 100 ml रक्त में ये 2 से 3 मिलीग्राम पाए जाते हैं। ठीक है, और यह यूरिक अम्ल प्रतिदिन हमारे शरीर से 1.5 से 2 मिलीग्राम
निकलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मूत्र की बनावट हो गई, यानी मूत्र के अलग अलग भाग हो गए। हमारे शरीर में जो मूत्र बनता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, मैंने उन घटकों के बारे में आपको बतला दिया। मूत्र में जो घटक होते हैं बच्चों, उसमें जल होता है प्रमुख, सोडियम क्लोराइड होता है, यूरिया होता है, लेकिन इन 3 घटकों के अलावा यूरिक अम्ल भी पाए जाते हैं, जो कि 2 से 3 मिलीग्राम 100 ml रक्त में उपस्थित होते हैं और हमारे शरीर से प्रतिदिन 1.5 से 2 मिलीग्राम यूरिक अम्ल ये निकलते हैं। तो एक वयस्क शरीर से इतने मिलीग्राम जो है उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं और ये शरीर से बाहर निकलते हैं। तो बच्चों, आपने इस नेफ्रॉन की संरचना को समझा, नेफ्रॉन के कार्यों को समझा, और इस नेफ्रॉन के बारे में जितने भी नोट्स अवेलेबल हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। जाकर वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। और नए स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर उन्हें वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस पैंडेमिक सिचुएशन में आपको ऑनलाइन मटेरियल्स मिल रहा है। हम लोग का पूरा प्रयास है कि आप लोगों तक अधिक से अधिक वीडियो लाना, अधिक से अधिक आपको नोट्स प्रोवाइड करना। तो बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।